हेलो, नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। द नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। नया दिन, नई एनर्जी और नए टाइमिंग के साथ आज फिर हम हाजिर हैं। आज से आपकी क्लास जो है वो इसी टाइमिंग पे हुआ करेगी, लगभग 10 साढ़े 10 के बीच में आपकी क्लास अपलोड हो जाया करेगी। और आज जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। कुछ साइंस बेस्ड है जो आपके जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। जीएस पेपर 2 में आपके जो एससी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ एक दो वर्डिक्ट हैं। साथ के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर आज फाइनल एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, तो उसको भी देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ेस हैं। और साथ के साथ आज जो 22 मार्च है, जो आज वर्ल्ड वाटर डे है, उस पर क्या है, आज 2-3 एडिटोरियल्स आए हुए हैं जो वाटर क्राइसिस के ऊपर में बात करते हैं। तो जल संकट बहुत ही बड़ा संकट है और अभी आपने रिसेंट न्यूज़ में भी देखा होगा कि बेंगलुरु का जो जल संकट है वो अभी बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो आज का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर से रिलेटेड। और साथ के साथ एडिटोरियल्स भी जो हैं 2-3 वो बहुत ही ठीक ठाक है। मतलब आपके पास बहुत सारे फैक्ट आज कलेक्ट होंगे आपके पीटी के लिए भी, साथ के साथ मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी। और जो एक एडिटोरियल है जो वाटर से रिलेटेड है वो आपके जीएस पेपर 1 में क्या है, जो वुमेन एम्पावरमेंट वाला टॉपिक है वहाँ से है। क्योंकि उस एडिटोरियल में क्या बात की गई है कि कैसे जल संकट महिलाओं को इम्पैक्ट कर रहा है, उनके जो सोशल चीज़ें हैं, सोशल स्थिति के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में, साथ के साथ उनकी हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। तो देखेंगे आज पूरी चर्चा को बहुत विस्तार से। बहुत ही अच्छा आज का सेशन होने वाला है। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा को। सबसे पहले देख लेते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स। तो सबसे पहला कुछ एक दो इंटरेस्टिंग न्यूज़ क्या है, फिलहाल तो ये जस्ट नॉलेज के लिए है कि EIL एक कंपनी है जिसने बीजेपी को कुछ 584 करोड़ रुपए दिए हैं। और इस कंपनी ने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू सिर्फ बीजेपी को नहीं, हर अलग अलग पार्टी को, जो भी इनके रीजनल पार्टीज हैं, डीएमके वगैरह जो है, या फिर जो कांग्रेस है, उनको भी उन्होंने टाइम टाइम पे, इनकी जो सब्सिडरी एक कंपनी है जो कि यूपी में एस्टेब्लिश्ड है, उनने भी क्या किया है, टाइम टाइम पे बीजेपी को और अदर पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है। तो एक इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ है कि किसी एक पार्टी को भुनाने की जगह इन्होंने समावेशी विकास किया है अपना। तो देखेंगे इस न्यूज़ को थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस के लिए। साथ के साथ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि अभी जो एसबीआई है उन्होंने बोला है जो सुप्रीम कोर्ट से कि सर आपने जैसा हमें बोला था, जैसा आपने डायरेक्ट किया था, हमने इलेक्शन कमीशन को पोल बॉन्ड से रिलेटेड सारी न्यूज़ दे दी है। अब हमारे पास कोई भी ऐसा डाटा नहीं है जो देना बच गया हो। केवल और केवल केवाईसी वाला एक मुद्दा है। तो देखेंगे कि केवाईसी से रिलेटेड क्या टॉपिक है। बाकी उन्होंने फाइनली बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि हमने सारा डेटा अब क्या है, इलेक्शन कमीशन को सबमिट कर दिया है। तो ये एक दो न्यूज़ जो है वो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है। टॉपिक चल रहा है न्यूज़ में तो हमें अवेयर होना चाहिए। आज की जो मेन टॉपिक है वो इससे है। जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, कुछ नोटिफाइड कर रही है कुछ रूल्स को, फैक्ट चेक करके फैक्ट चेक यूनिट बना रही है। साथ उसमें क्या होने वाला है कि जो भी सोशल मीडिया पे ऑनलाइन कंटेंट डलेगा गवर्नमेंट से रिलेटेड या गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड, उसको क्या करेगी, ये पीआईबी वगैरह जैसी साइट्स हैं वो क्या करेंगी, फैक्ट चेक करेंगी। इस तरीके का यूनिट बनाया जा रहा है। तो इससे रिलेटेड एक आर्टिकल आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया हुआ था। तो उन्होंने क्या बोला है कि स्टे लगाने की बात की है। तो देखेंगे इस पूरे मुद्दे को। अगला देखते हैं कि ग्लोबल सी लेवल जम्प्ड ड्यू टू अल नीनो। देखिए नासा ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया है कि 3-4 सालों में, पिछले 3-4 सालों में जो समुद्र का लेवल है, समुद्री जल स्तर जो है वो क्या हुआ है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो इसके बारे में देखेंगे। ये आपके जीएस पेपर 3 में एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक आएगा उसमें है ये। साथ के साथ क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा ही हॉट बर्निंग टॉपिक रहता है हमेशा। तो नासा ने ये जो रिपोर्ट जारी की है उसमें एल नीनो की वजह से बताया है कि एल नीनो के बारे में बात की है। साथ के साथ सी लेवल जो है, सी वाटर लेवल जो है वो बढ़ रहा है, सी सरफेस लेवल, उसके बारे में बात की है। तो देखेंगे यहाँ पर ये भी देखेंगे कि अल नीनो और ला नीनो क्या होता है, क्योंकि लाल नीनो क्या होता है, क्योंकि इससे क्या है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, पीटी वगैरह में क्वेश्चन बनते हैं अल नीनो और ला नीनो में। तो देखेंगे उसको। अगला है न्यूक्लियर एनर्जी फिक्सिंग द फाइनेंस। देखिए ये जो है अभी फिलहाल IEA जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसकी क्या है, एक बैठक हुई है और उसमें न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के कैसे आगे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसकी बात की गई है। तो ये जो पूरा टॉपिक है देखेंगे उसको। ये भी जीएस पेपर 3 के साइंस वाले जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है ये पूरा टॉपिक। तो देखेंगे इसमें कि क्या बात की गई है, इस बैठक में क्या चर्चा की गई है। साथ के साथ न्यूक्लियर एनर्जी को अब क्यों इतना तवज्जो दी जा रही है, ये क्यों इतना प्रेफरेंस दिया जा रहा है, इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे।
अगली न्यूज़ है हाउ वाटर इनसिक्योरिटी अफेक्ट्स वुमेन। देखिए ये जो 2-3 आर्टिकल्स हैं वो वाटर से रिलेटेड हैं, तो मैं इसको मर्ज करके बताऊंगी। 3 अलग अलग जो राइटर्स हैं उन्होंने लिखी है, 2 तो एडिटोरियल हैं, साथ के साथ एक जो द हिंदू ने खुद से संपादकीय लिखी है। तो इन तीनों न्यूज़ को मैं मर्ज करके तीनों एडिटोरियल्स में जो भी चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, साथ के साथ में वुमेन को वो कैसे इफेक्ट कर रहा है वाटर क्राइसिस, इसके बारे में हम देखेंगे। तो तीनों एडिटोरियल और आर्टिकल्स को मैं मर्ज करके एक बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर वैल्यू एडिशन देने वाली हूँ। अगली जो न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट टाइटन्स रूल्स ऑफ बायोप्लास्टिक्स। देखिए बायोप्लास्टिक के ऊपर में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अभी एक रूल जारी किया है, रूल 2024। बायोप्लास्टिक कहने का क्या मतलब है कि इसका जो इस तरीके से बना हुआ प्लास्टिक होता है उसमें 90% को क्या किया जा सकता है, जैव अपघटन के थ्रू नष्ट किया जा सकता है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल ये प्लास्टिक्स हैं। तो इन बायो जो प्लास्टिक्स है उनके ऊपर क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। अगली जो न्यूज़ है वो है कि पैनल टू स्टडी स्कोप ऑफ अल्टरिंग पावर लाइंस इन बस्टर्ड। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्स हैं वो बहुत ही टाइम पे क्या रहती हैं, न्यूज़ में रहती हैं। और ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो हमारे जीएस से रिलेटेड बहुत ही, पीटी में भी आपसे इससे क्वेश्चन बनता है। जब पीटी में इन्वायरमेंट वाला सेक्शन आता है तो पीटी में ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्स के क्या न्यूज़ है, क्यों वो चर्चा में है और क्या उसकी IUCN स्टेटस है, उसको हम देखेंगे। अगली जो एक न्यूज़ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उससे रिलेटेड है कि भोजशाला, एक MP के धार जिले में एक भोजशाला कॉम्प्लेक्स है। जैसा कि ज्ञानव्यापी का मुद्दा आपने सुना होगा, ज्ञानव्यापी में वो मस्जिद और मंदिर वाला जो इशू चल रहा है, सेम वैसा ही एक MP में इशू निकल के आया है। भोजशाला एक जगह है, कॉम्प्लेक्स है जो कि हिस्टोरिकल जो कि बैकग्राउंड रखती है मिडाइवल हिस्ट्री में, इस मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो वहाँ पर ये मुद्दा चल रहा है कि यहाँ पर कुछ मंदिर भी हैं, हिंदू मंदिर भी हैं, साथ के साथ में जो ये पूरा क्षेत्र है यहाँ पर मुस्लिमों ने अपनी मस्जिद भी बना रखी है। तो दोनों धर्म के लोग अपने पूजा पाठ वगैरह और अपना नमाज वहाँ पर अदा करते हैं। तो उससे रिलेटेड है कि अब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसकी खोज करने जा रहा है, इसकी रिसर्च करने के लिए जा रहा है। तो ये एक पूरा मुद्दा है बहुत ही, अब शायद इसको भी ज्ञानवापी की तरह बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाए, तो ये हम देखेंगे। अगली जो न्यूज़ है, तमिलनाडु गवर्नर डिफाइन द सुप्रीम कोर्ट से CJI, जो कि मैंने 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ तमिलनाडु के गवर्नर जो है N रवि जी, उनके बारे में डिस्कस किया था कि उन्होंने जो तमिलनाडु के एक मिनिस्टर हैं जिनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे हुए थे भ्रष्टाचार के, तो उनको जब हाई कोर्ट से स्टे मिला कि उनकी सज़ा वगैरह के बारे में स्टे मिला कि फ़िलहाल इनको कोई भी मामला इन पर जांच चल रही है तो इनको क्या है बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। तो उससे रिलेटेड एक मामला था कि वहाँ पर जब तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने बोला वहाँ के गवर्नर से कि आप हमारे इस मंत्री को रीअपॉइंट कर दीजिए, तो गवर्नर ने क्या किया था, उसको डिनाई कर दिया था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता वगैरह का हवाला दिया था। तो उसी के ऊपर CJI जो चंद्रचूड़ जी हैं उन्होंने बोला है कि ये कुछ समझ में नहीं आता कि इनको गवर्नर को इस तरीके से एडवाइस कौन कर रहा है, और ये बिल्कुल ही क्या है गलत है जो भी इन्होंने चीज़ें बोली हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164A इनको क्या करना चाहिए, मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करनी है, तो उनको इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, ना कि संवैधानिक नैतिकता का हवाला देकर अपनी मनमर्जी चलानी चाहिए। तो ये है पूरी आज की न्यूज़। और सबसे पहले ये हम चर्चा शुरू करें और आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन उसके पहले क्या करिए, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नॉन सब्सक्राइबर व्यूअर जो है वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जो सब्सक्राइबर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है तमिलनाडु गवर्नर डिफाइंग द सुप्रीम कोर्ट से CJI। CJI जो है उन्होंने, चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने RN रवि जी के बारे में बोला है कि इन्हें जो है संवैधानिक नैतिकता का जो इन्होंने हवाला दिया है वो बिल्कुल भी क्या है गलत है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 जो कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 164 क्या कहता है, 164(1) कहता है कि मुख्यमंत्री की सलाह से जो भी गवर्नर बोले, मुख्यमंत्री की सलाह से उनको मंत्रिपरिषद की क्या करनी चाहिए, नियुक्ति वगैरह करनी चाहिए। तो इस चीज़ को इनको फॉलो करना चाहिए था। इनको कौन एडवाइस कर रहा है गॉड नोज, लेकिन ये जो पूरा इन्होंने काम किया है वो बहुत ही गलत है। और DMK के जो भी जो मंत्री हैं
पॉनमुडी जो है उनको क्या करना चाहिए, शिक्षा मंत्री के पद पर वापस से अपॉइंट कर देना चाहिए। तो ये पूरा थोड़ा सा न्यूज़ था, हमने प्रीवियस क्लास में जा करके इसको पूरा डिस्कस किया हुआ है, तो इसलिए मैं आज इसको फिर से रिपीट नहीं कर रही हूँ। क्या है गवर्नर के राइट्स उन और आर्टिकल्स क्या है, मैंने बहुत बारी 2-3 क्लासेज में इसको क्या किया है, डिस्कस किया हुआ है। तो आप प्रीवियस क्लास की जाके आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी आज के लिए इतना ही हाईलाइट था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, उसको तमिलनाडु के गवर्नर की इस एक्टिविटी को सिरे से खारिज कर दिया है और बोला है कि जल्द से जल्द उस मंत्री को क्या किया जाए, रीअपॉइंट किया जाए और उनको शपथ दिलवाई जाए। अगली जो न्यूज़ है हमारी, ऑल डिटेल्स अबाउट पोल बॉन्ड्स हैंडेड ओवर ईसी। देखिए मैंने पहले ही बताया जो कि हाइलाइट्स में कि एसबीआई जो है उन्होंने क्या किया है, ये बोला है इलेक्शन कमीशन को। देखिए क्या होता है, जब भी बच्चा जो है वो बार बार क्या करता है, अपने रिजल्ट जो है वो ख़राब लाता है, गंदे मार्क्स लेकर आता है, फिर वो अपने पिताजी से कहता है कि अगली बार बिल्कुल अच्छा करूँगा, बिल्कुल अच्छा लाऊंगा। तो ये वाली चीज़ होती है ना कि बार बार फटकार और डांट सुन सुन के क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जो इंसान होता है वो बोलता है कि नहीं अब तो मेहनत करके रहनी है, अब तो सारी चीज़ें क्लियर कर देनी है एक बार में। बिल्कुल वैसा ही एसबीआई का काम है। इतनी डांट फटकार सुनी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कि अब फाइनली इनका हो चुका है कि इन्होंने जा करके बोल दिया सुप्रीम कोर्ट को कि सर अब सारी गलतियों को माफ़ करिए, अब तक जो भी चीज़ें आपने बोली हमने सारी एज इट इज़ अब क्या है इलेक्शन कमीशन को सौंप दी है। अब हमारे पास ऐसा कुछ भी डाटा नहीं है जो कि हमको शेयर करना बाकी हो, सिवाय एक चीज़ के, केवाईसी के। हमने जो भी चीज़ें, जो भी लोगों ने या जो भी कंपनियों ने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं, उनका हमने ये तो डाटा रिलीज़ कर दिया कि किस व्यक्ति ने दिए हैं और किसको दिए हैं, किस पार्टी को दिए हैं, लेकिन हमने ये नहीं बताया है कि केवाईसी क्या होता है। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, मीन्स कि इसमें क्या होता है, जो भी अकाउंट होल्डर होता है उसके बारे में पूरी पर्सनल डिटेल्स होती हैं उसके अकाउंट से रिलेटेड, जैसे कि उसका नाम, उसका आधार कार्ड नंबर, साथ के साथ में उसके पर्सनल अकाउंट वगैरह बहुत कुछ डिटेल्स मांगी जाती हैं इस केवाईसी के थ्रू। तो उन्होंने बोला है कि ये केवाईसी हमने नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि अगर हम केवाईसी को सार्वजनिक कर देते हैं तो इससे क्या होगा, साइबर अटैक होने का और उनकी निजता के हनन होने का मामला आ सकता है। तो फिर अगर ऐसा कुछ होगा तो आर्टिकल 21A जो है पॉलिटी में जो कहता है कि क्या है, निजता के बारे में बात करता है, एक फंडामेंटल राइट्स है ये, तो इसके थ्रू क्या हो सकता है, उनका डाटा जो है वो ब्रीच हो सकता है। इसलिए हमने केवाईसी जारी नहीं की है इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिन्होंने खरीदा है उनका। बाकी जो भी डाटा आपको रिक्वायर थी वो हमने इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया है। तो ये एसबीआई ने बोला है। तो केवाईसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है, नो योर कस्टमर। अब हमारी अगली जो छोटी सी न्यूज़ है, ये भी एक तरीके से मसाला न्यूज़ है, वैसे बहुत काम की नहीं है, लेकिन ये है एक आपको ओवरव्यू देने के लिए कि क्या मामला चल रहा है। एक MEIL करके कंपनी है, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इन्होंने क्या किया है कि 584 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू बीजेपी को दिए हैं। फिर इन्होंने क्या किया है, जो तृणमूल कांग्रेस है उसको भी उन्होंने चंदा दिया है। उसके बाद उनकी जो तमिलनाडु में जो राष्ट्रीय पार्टी है, भारत स्मृति, इनको भी इन्होंने क्या किया है, चंदा दिया है। टाइम पे इन्होंने कांग्रेस को भी चंदा दिया है। मतलब इन्होंने क्या किया है, हर पार्टी को भुनाने का काम किया है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि इस तरीके से भी किया जा सकता है। जैसे ये पूरा मुद्दा चल रहा है ना कि अगर किसी व्यक्ति का आपने ये जारी कर दिया है कि किस पार्टी को किस व्यक्ति ने चंदा दिया है, तो फिर आगे चल के भविष्य में जो है अगर पार्टियां बदला लेने पर आई तो उस व्यक्ति की तो फिर बैन बजा देंगी। लेकिन ये जो कंपनी है इन्होंने बहुत स्मार्टली काम किया है। इन्होंने ये जो लिमिटेड है, इन्होंने पार्टी को क्या किया है, चंदा दिया है। तो ये पूरी न्यूज़ थी, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और इस तरीके का दिमाग लगाना चाहिए। जुगाड़ू इंडिया है तो हर तरीके से जुगाड़ करके चलती है, तो एक ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए अगला जो हमारा मेन काम है, यहाँ से शुरू हो रहा है मेन हमारा जो टॉपिक है, ये है ग्लोबल सी लेवल जंप्ड ड्यू टू अल नीनो क्लाइमेट चेंज। नासा ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें बताया है, नासा की रिपोर्ट ने 2022 और 23 के बीच में उन्होंने बताया कि जो सी वाटर सरफेस लेवल है, जो समुद्री जल स्तर है, उसमें लगभग 0.3 इंचेस यानी कि 0.76 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो ये क्या है, अभी आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 0.3 तो बढ़ा है, इसमें क्या बड़ी बात है, ये 0.76 सेंटीमीटर क्या बड़ी बात है। लेकिन आप अगर इसको मेज़र करेंगे, सोच के देखेंगे कि समुद्र का लेवल इतना बढ़ चुका है, इसके क्या परिणाम होंगे दूरगामी बहुत सारे एरियाज़ में जो कि समुद्री सतह से
थोड़े नीचे हैं, बहुत ऊंचाई पर नहीं है, वहाँ पे बाढ़ जैसी समस्याएं होंगी। जहाँ पर फसल वगैरह है, क्रॉप वगैरह है, वो पानी में डूब जाएगी। समुद्र में क्या होता है, सलाइन वाटर होता है, नमक वाला पानी होता है। अगर वो क्या है मेन लैंड में एंटर करता है तो वो ज़मीन, वो मिट्टी क्या होगी, खराब हो जाएगी। नमक वाली पानी से क्या होती है, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, जो उपज करने की शक्ति है, वो कम हो जाती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 0.76 सेंटीमीटर का मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा एक क्लाइमेट क्राइसिस है। तो इसको नासा ने उजागर किया है और उसने बताया है कि ग्लोबल मीन सी लेवल जो है वो 2050 तक क्या होने वाला है, ऑल इंक्रीज हो जाएगा लगभग 20 सेंटीमीटर। अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा कि 2050 तक जो है ग्लोबल सी लेवल जो है वो चला जाएगा कितना, 20 सेंटीमीटर। तो अभी ये 0.76 सेंटीमीटर तो बहुत कम लग रहा है, लेकिन ये 20 सेंटीमीटर सी लेवल का बढ़ना एक बहुत बड़ी बात है। टाइम टाइम पे अभी आपने देखा होगा बहुत सारी जो न्यूज़ एजेंसी हैं वो कवर नहीं कर रही हैं इस चीज़ को, लेकिन जो लद्दाख में जो 3 इडियट मूवी इनके ऊपर बनी है, जो रैंचो थे, उन्होंने क्या किया है अभी लद्दाख में, वो इसी मुद्दे को लेकर के पूरा क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो पहाड़ से जो बर्फ़ वगैरह है पिघल रही है, उसकी वजह से वहाँ पे कुछ क्राइसिस आ रहे हैं, इन्वायरमेंटल क्राइसिस आ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन वाली चीज़ें हो रही हैं। साथ के साथ वो ये भी मांग कर रहे हैं कि उनके जो लद्दाख है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के जो है अनुसूची 6 में शामिल किया जाए, जिसमें अभी फ़िलहाल में कौन कौन से राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम है। तो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमें भी शेड्यूल 6 में शामिल कर दिया जाए लद्दाख के लिए, और वहाँ पे एक अलग से प्रशासनिक एक बनाया जाए ग्रुप, जो कि वहाँ के क्लाइमेट से रिलेटेड मुद्दों को भी देखे और लद्दाख के इंटरनल चीज़ों को देखे। तो ये पूरा मुद्दा है अभी नासा ने जो रिपोर्ट डाली है उसके बारे में। अब नासा ने इसका कारण क्या बताया है, अल नीनो। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारे एग्जाम से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है, अल नीनो और ला नीना क्या होता है, क्योंकि आपसे पीटी में इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अल नीनो और ला नीना होता क्या है। देखिए ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, मौसम के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं। अल नीनो जो है, अल नीना का मतलब है कि ये जब सक्रिय होता है तो भारत में बहुत ही कम बारिश होती है या लगभग सूखा वाली स्थिति होती है। लेकिन जब ला नीना सक्रिय होता है तो भारत में क्या होती है, बहुत अच्छी बारिश होती है और ये हमारे मानसून के लिए अच्छा होता है। देखिए ला नीना इसके नाम में ही है, ला नीना। अगर आप चाहें, कभी आपको कन्फ्यूजन हो कि कौन बारिश लाता है कौन सूखा लाता है, तो क्या कर सकते हैं, ला नीना में ही ला है, मतलब ये क्या करता है, बारिश लाने का काम करता है। तो आप इसको यहाँ से एक बेसिक समझ के लिए यहाँ से देख सकते हैं। अब अल नीनो क्या होता है कि प्रशांत महासागर में जब अल नीनो सक्रिय होता है तो वहाँ का जो पानी का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इट मीन्स कि क्या होगा, वहाँ पे आर्द्रता भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पानी जब बहुत गर्म होता है तो क्या करता है, वो वाष्प को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, और उसकी वजह से क्या होती है, आर्द्रता बढ़ जाती है। और उस आर्द्रता से क्या होता है, जो बूंदें हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं और बहुत भारी हो जाती हैं। टेम्परेचर बहुत हाई होगा, आर्द्रता बहुत ज़्यादा होगी, बूंदें बहुत भारी हो जाएंगी, तो क्या होंगी, बहुत ज़्यादा दूर तक वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगी और वहीं आसपास किसी क्षेत्र में बरस जाएंगी। तो जब प्रशांत महासागर में अल नीनो जो है वो सक्रिय होता है तो क्या होता है कि जो दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र है वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो ये वाला जो रीजन है वो क्या होता है, वहाँ पर बाढ़ वगैरह की स्थिति आ जाती है। लेकिन इसका गलत इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है या फिर भारत वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे सूखा हो जाता है, क्योंकि पानी में इतनी आर्द्रता होती है कि वो वहाँ के आसपास के रीजन में ही बरस जाता है, बहुत ज़्यादा जो है डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाता है। तो ये अल नीना होता है, अल नीनो होता है। साथ के साथ ला नीना मैंने जैसे बताया कि ये भारत के लिए अच्छा होता है। तो ला नीना में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो पानी का, ये भी उठता है प्रशांत महासागर में, मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में, लेकिन क्या होता है, पानी जो है वो भी सामान्य से अधिक क्या हो जाता है, यहाँ पे ठंडा हो जाता है, ठीक है। लेकिन टाइम पे जो है वो कहीं ना कहीं से उसको जो गर्म जल धाराएं वगैरह होती हैं उनसे वो क्या करता है, वाष्प ले लेता है और अपने पैटर्न में बदलाव करके फिर क्या होता है, ला नीना जो है वो ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में, साथ के साथ भारत में क्या होता है, मॉनसून को लेकर आता है। तो ये अल नीना और ला नीनो के बीच में, जो अल नीनो और ला नीना के बीच में क्या हुआ, बेसिक डिफरेंस हुआ। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही वैसे बता दिया कि इसके क्या इफेक्ट होते हैं, लेकिन फिर देख लेते हैं कि अल नीनो जब सक्रिय होता है तो क्या होता है, दक्षिण अमेरिका में बाढ़ जैसी स्थिति होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में क्या हो जाता है, सूखा हो जाता है। एक मैप के थ्रू समझिए कि ये आपका इंडिया वाला रीजन है, यहाँ पर आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है, ठीक है। और इधर कहीं पे आपका क्या है, बिल्कुल रफ मैप बना रही हूँ मैं, इधर आपका क्या है, अमेरिका है,
ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये बिल्कुल रफ मैप बना रही हूँ। तो जब अल नीनो सक्रिय होता है तो क्या होता है, इस वाले रीजन में, यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया वाला जो रीजन है, यहाँ पर क्या होता है, सूखा हो जाता है। लेकिन ये पूरा एरिया जो है वो पैसिफिक ओशन है, इधर पैसिफिक ओशन है, इधर भी पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ तो सूखा पड़ा, लेकिन क्या हुआ, उसका इफेक्ट ये हुआ कि सारी बारिश जो है वो अल नीनो में दक्षिण अमेरिका के तटों पर हो गई, पूर्वी तटों पर हो गई। तो यहाँ पर क्या होता है, अल नीना की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। लेकिन जब ला नीना आता है तब क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति होती है, और ऑस्ट्रेलिया में जब बारिश ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट इंडिया के मानसून पर भी पड़ता है। तो फिर क्या होता है, इंडिया में भी बहुत अच्छी बारिश होती है। तो ये पूरा अल नीनो और ला नीना का कॉन्सेप्ट है। कन्फ्यूजन हमेशा होता है कि कौन अल नीना है, कौन ला नीनो है। तो इसमें बस यही बेसिक डिफरेंस है कि ला नीना मतलब कि ला मतलब लाना, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ला नीनो की जब बात होती है, ला नीना की जब बात होती है तो क्या होता है, इंडिया में बारिश होती है बहुत ज़्यादा, मानसून अच्छा रहता है, और इंडिया के पास ही में ऑस्ट्रेलिया है, ज़्यादा दूरी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी बारिश होती है। और जब अल नीनो आता है तो क्या होता है, ये दोनों नाम इतने बेसिक, इतने क्लोज हैं कि हमेशा इनको प्रोनाउंस करने में भी दिक्कत होती है, जैसे कि मेरा भी यहाँ पर स्लिप ऑफ टंग बार बार हो रहा है। तो अल नीनो जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, दक्षिण अमेरिका में बहुत ज़्यादा बारिश आती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ला नीना मतलब लाना जो है, इंडिया में बारिश लाने के लिए ला नीना काम का है, ठीक है। तो फिर मैंने जो अभी तक चीज़ें बताई वही यहाँ पर है कि अल नीनो में क्या होता है, ये मध्य पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में होता है, साथ के साथ जो टेम्परेचर है पानी का अधिक गर्म हो जाता है। ला नीना में होता है कि पानी सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है। इसका प्रभाव कहाँ पर पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में बाढ़ आ जाती है अल नीनो की वजह से। और ये क्या होता है, इसकी अवधि 9 महीने से लेकर 2 साल तक हो सकती है, और ये हर 2 से 7 साल में आता है। तो हर 2 से 7 साल के बीच में क्या होता है, बाढ़, सूखा जैसी स्थिति हो जाती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में, और बाढ़ आ जाती है कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका वाले रीजन में, अल नीनो की वजह से। और ला नीना की वजह से क्या होता है, ये भी सेम है, 9 महीने से लेकर 2 साल तक रहता है, 2 से 7 सालों के बीच में ये भी सक्रिय होता है। लेकिन ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। ला नीना से क्या होती है, जो इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है वहाँ पर क्या होती है, अच्छी बारिश होती है। तो ये रहा पूरा मुद्दा, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब आपको आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अब चलते हैं हम अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आज क्या है, 22 मार्च। 22 मार्च को क्या मनाया जा रहा है, जो वर्ल्ड वाटर डे है, जो विश्व जल दिवस है, वो मनाया जा रहा है। और इसकी थीम क्या रखी गई है इस बार, वाटर एंड पीस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जल के द्वारा क्या किया जा रहा है, पीस लाने की, यानी कि शांति लाने की बात की जा रही है। तो वर्ल्ड वाटर डे के उपलक्ष्य में क्या है, आज जो द हिंदू में 2-3 आर्टिकल्स आए हुए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब इनमें क्या है, पहली बात तो यहाँ पर जो वुमेन से रिलेटेड ये जो एडिटोरियल है, इसमें बताया गया है कि हाउ वाटर इनसिक्योरिटी अफेक्ट्स वुमेन। इसमें बात की गई है कि जो महिलाएं हैं वो क्या है, पानी का सबसे ज़्यादा यूज़ उनको ही करना होता है, जैसे कि घरेलू काम वगैरह के लिए। और इंडिया में एक वाटर वाइफ वाला कॉन्सेप्ट चलता है। जैसे कि सबको पता है कि इंडिया में जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिक्रीज़ हो रहा है। नॉट ओनली इंडिया, ओवरऑल वर्ल्ड में भी जो है ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बहुत डिक्रीज़ हो रहा है। बेंगलुरु का जल संकट अभी आपने देखा, और उसका कारण क्या है, अर्बनाइजेशन। हम क्या कर रहे हैं कि जो ज़मीन है, जो मिट्टी वाली ज़मीन है, उसको हम कॉन्क्रीट की बनाते जा रहे हैं, और उस कॉन्क्रीट के ऊपर हम बिल्डिंग्स खड़े किए जा रहे हैं। उसका ये साइड इफ़ेक्ट हो रहा है कि जब बारिश होती है, जब ज़मीन पे मिट्टी ही नहीं है तो वो जल को कहाँ से अवशोषित करेगी ना। जब बारिश होती है तो पानी जो है वो ज़मीन के अंदर वापस से जाता है, और फिर वो क्या होता है, ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाता है। लेकिन अभी कंक्रीट की सड़कें हो गई हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, हर ज़मीन जो हो गई है सीमेंटेड हो गई है। तो जब बारिश होती है तो क्या होता है कि पूरा जो पानी है वो बह के चला जाता है ड्रेनेज वगैरह में, और वो पानी हमारे लिए बिल्कुल वेस्ट की तरह होता है। हम क्या है, उसको बहुत अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो अर्बनाइजेशन का कहीं ना कहीं एक साइड इफ़ेक्ट जल संकट के रूप में भी देखा जा रहा है। बेंगलुरु में भी जो संकट उत्पन्न हुआ है उसका यही कारण है कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, अर्बनाइजेशन को इतना ज़्यादा प्राथमिकता दी कि उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ की जो मिट्टी वाली ज़मीन है वो ख़त्म हो गई है, और अब जो है कंक्रीट की पूरी सड़कें हो गई हैं। पानी जो है वो अवशोषित हो ही नहीं पा रहा है, ज़मीन के अंदर जा ही नहीं पा रहा, और उस वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो नहीं बढ़ पा रहा है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में महिलाओं के बारे में बात की गई है। पानी
को महिलाओं के साथ कैसे इंटरलिंक किया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा एडिटोरियल है आपको जीएस पेपर 1 में सोसाइटी वाले टॉपिक में और सोसाइटी में भी कहाँ पर जो वुमेन एम्पावरमेंट वाला टॉपिक है वहाँ पर आपको बहुत हेल्प करेगा कि पानी के संकट को एक अलग एंगल से देखा गया है। इसमें बात की गई है कि सबसे ज़्यादा महिलाएं इसका यूज़ करती हैं, और जब क्या होता है कि महिलाओं को इस आर्टिकल में ही बोला गया है कि पानी के लिए अभी हमारे यहाँ ये स्थिति है कि 18% जो भारत की आबादी है, पूरे विश्व की 18% भारत में जनता रहती है, वर्ल्ड की अगर हम तुलना करें वर्ल्ड से तो, और पानी का अगर हम देखें तो 4 से 5% ही सोर्स भारत को उपलब्ध है। ये पूरे विश्व के लेवल पे बात हो रही है कि विश्व की 18% आबादी भारत में है, लेकिन जब वो बात की जाती है वाटर रिसोर्सेज की तो केवल 4 से 5% ही क्या है वाटर रिसोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। साथ के साथ इसमें ये बात की गई है कि जो भारत में है जल घर घर तक, हाउस होल्ड तक पहुंच इतनी कम है कि हर महिला को या हर घर के व्यक्ति को लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी के लिए। स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो महिलाएं हैं उनको 1.5 से 2 किलोमीटर तक डेली पानी के लिए जाना पड़ता है। महाराष्ट्र में एक जो है वाटर वाइफ कॉन्सेप्ट चलता है, अगर आपने सुना होगा, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये एक शादी, जो पुरुष है वो 2 शादियाँ करता है, एक जो उसकी लीगल वाइफ है और दूसरी शादी वो करता है केवल और केवल पानी भरने के लिए, क्योंकि वहाँ पर पानी की इतनी समस्या है। महाराष्ट्र का एक गाँव है, आज आप जाकर गूगल करिएगा कि वहाँ पर पानी की इतनी ज़्यादा समस्या है कि वहाँ पे हर व्यक्ति या हर घर में जो भी पुरुष है वो 2 शादियाँ करता है, एक लीगल वाइफ होती है और जो वाटर वाइफ होती है उसका काम केवल और केवल जो है वो 3-4 किलोमीटर दूर जा कर के पानी लाने का काम होता है उसका डेली का। और उनसे रिलेटेड एक मामला कोर्ट में भी गया था कि ये जो वाटर वाइफ्स होती हैं उनको क्या है, कोई भी पत्नी का हक या दर्जा नहीं दिया गया है। इट मीन्स उनको जैसे कि पत्नियों को दर्जा दिया जाता है कि अगर डाइवोर्स वगैरह होता है तो कुछ अलाउंसेस या कुछ भत्ता जो है वो देता है हस्बैंड, लेकिन जो ये वाटर वाइफ्स होती हैं इनकी सोशल सिक्योरिटी का कोई भी मुद्दा है ही नहीं। इनको केवल और केवल पानी भरने के लिए वहाँ पर रखा गया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है महाराष्ट्र का। तो इसमें यही बात की गई है कि लगभग डेली जो है महिलाएं 1.5 से 2 किलोमीटर क्या कर रही हैं, पानी के लिए जा रही हैं, और इसका एक इफेक्ट जो स्कूल गोइंग बच्चियों पर भी पड़ता है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी की इतनी समस्या है कि पानी भरने बहुत दूर जाना पड़ता है, और उसकी वजह से घर में क्या होता है, जनरली ये सारी जिम्मेदारियां महिलाओं और बच्चियों पर होती है, तो बच्चियों को अपना स्कूल छोड़ना पड़ता है पानी भरने के लिए। तो वुमन को पूरा वाटर क्राइसिस से इस तरीके से जोड़ करके बहुत ही अच्छा आर्टिकल बनाया गया है। साथ के साथ में इसमें यह भी बात की गई है कि जो पानी की कमी की वजह से क्या होता है, ओपन डेफिकेशन यानी कि खुले में शौच वाली समस्या बहुत ज़्यादा होती है कि जिन क्षेत्रों में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है वो टंकियाँ नहीं बैठा सकते और बहुत सारे इशू होते हैं। तो फिर क्या होता है कि ओपन डेफिकेशन की समस्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे गंदगी वाली जगह होती है वहाँ पर आसपास में, तो उससे क्या होता है कि डायरिया वगैरह जैसी समस्याएँ महिलाओं को होती है, और वो कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा और इतनी दूर पानी भरने डेली जाना, उससे महिलाओं का शारीरिक रूप से भी क्या होता है, एक तरीके से शोषण ही है वो, और महिलाएं शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाती हैं। बच्चियों के ऊपर जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं वो दूर दूर तक पानी भरने के लिए जा रही हैं, तो उससे उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो भी इफेक्ट पड़ता है। तो इस पूरे आर्टिकल को पानी के साथ में बहुत अच्छे से पानी और वुमेन को कैसे इंटरलिंक किया है, बहुत ही एक अच्छा आर्टिकल है। इसमें एक बात बोली गई है कि गवर्नमेंट काम कर रही है डे बाई डे, ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। जल जीवन मिशन जैसे आया हुआ है, हर घर को क्या है पानी का कनेक्शन देने की बात की गई है इसमें, ये ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत बड़े लेवल पे क्या है इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। हमें ये देखने की भी ज़रूरत है कि अर्बनाइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या हमारा जीवन बचाना। जब जल की बात आती है तो एक आपके आंसर राइटिंग में आपको कोट करना चाहिए, SDG 6 जो है वो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करता है। तो आपको हमेशा अपने आंसर की शुरुआत ऐसे करनी चाहिए, जब आप भूमिका बनाएं तो हमेशा कुछ इस तरीके के SDG वगैरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं, या कुछ ऐसे आर्टिकल्स या कुछ आंकड़े, जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि 18% आबादी है विश्व की भारत में, लेकिन रिसोर्सेज के मामले में, वाटर रिसोर्सेज के मामले में वो केवल 4 से 5% है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ बताई गई है, तेलंगाना में एक रिसर्च हुई थी
तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में उस रिसर्च में पाया गया कि जिन महिलाओं को घर में पानी की सुविधा उपलब्ध हो गई है, उनका जो है घरेलू काम में जो समय है उसकी बहुत बचत हुई है, और उस समय को उन्होंने बहुत अच्छे जो चीज़ों पे लगाया है अपने डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान देना शुरू किया है महिलाओं ने, या खुद के एम्पावरमेंट पे, इकोनॉमिकल जो चीज़ें अपनी ठीक करने पे ध्यान दिया है। तो तमिलनाडु के एक रिसर्च की भी चर्चा की गई है इस एडिटोरियल में, और एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर इस तरीके से हम महिलाओं को इस समस्या से निकाल पाए तो क्या है, महिलाएं और प्रोडक्टिव काम कर सकती हैं, उनके समय की बचत होगी, तो वो प्रोडक्टिव वे में अपना जो एनर्जी है उसको यूज़ कर सकती हैं, और ये डेफिनेटली हमारे लिए काम का होगा। तो ये पूरा आर्टिकल है, साथ में इसमें बात की गई है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो भी इसमें क्या कर सकते हैं, पंचायत और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पानी वगैरह की जो देखिए लोकल लेवल पे अगर चीज़ें बनती हैं गांव में, स्पेशली अगर लोकल लेवल में जल संरक्षण वाली चीज़ें या ऐसी चीज़ें लगाई जाती हैं जिससे कि वर्षा के पानी को क्या किया जाए, रिस्टोर किया जा सके, तो लोकल लेवल से काम अगर शुरू होगा तो ये बहुत ही अच्छा होगा, बहुत इम्पैक्टफुल होगा। इस पूरे एडिटोरियल में ये बात की गई है। अगला जो एडिटोरियल है वो भी बिल्कुल क्या है, वाटर से ही रिलेटेड है। क्या बोला गया है, नेविगेटिंग द ग्लोबल वाटर स्केप इन चैलेंज इट्स चैलेंज। देखिए मैंने तीनों आर्टिकल को बिल्कुल एक ओवरव्यू के साथ में मर्ज करके आपको चीज़ें बताई हैं। इस आर्टिकल में क्या बात किया गया है, जिन्होंने ये लिखा है ये अभी फिलहाल में यूनेस्को में, जो न्यू दिल्ली में जो यूनेस्को की रीजनल ऑफिस है वहाँ पर ये अभी कार्यरत है, और उन्होंने एक इंटरनेशनल एंगल दिया है वाटर से रिलेटेड। इस आर्टिकल में ये बात की गई है कि जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, उन्होंने कुछ 35 ऐसी एंटिटीज़ को मिला करके इस दिशा में काम करने के लिए ट्राई किया है। और इस बार जो वाटर की जो थीम है वो भी क्या है, वर्ल्ड वाटर एंड पीस। ठीक है, तो वाटर एंड पीस जो थीम है उसके बारे में इस एडिटोरियल में चर्चा की गई है कि कैसे पानी का यूज़ करके या पानी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वैश्विक शांति को भी बढ़ावा दे सकते हैं। इस आर्टिकल में ये बात की गई है कि यूनेस्को अपने लेवल पे काम कर रहा है, साथ के साथ यूनाइटेड नेशंस अपने लेवल पे काम कर रहा है। इसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं जो कि बात करता है कि विद इन इंडिया अ टोटल ऑफ 70% ऑफ रूरल पॉपुलेशन जो है वो वाटर पे ही डिपेंड करता है। तो इसमें बात की गई है कि जो 70% ग्रामीण जो भारत है वो क्या करता है, वाटर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्यों, एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो एक मुद्दा ये भी है कि इस दिशा में ध्यान देना चाहिए, इंडिया के पर्सपेक्ट में इन्होंने बात की है। साथ के साथ जो ये 70% का यूज़ हो रहा है उसमें भी एग्रीकल्चर पे सबसे ज़्यादा है। 16%, 70% एग्रीकल्चर पे अगर ख़त्म हो रहा है तो 16% क्या है, 16% ही हाउस होल्ड वर्क के लिए हो रहा है। तो 70% जो है वो एग्रीकल्चर के लिए ख़त्म हो रहा है, पानी का यूज़ हो रहा है। तो इस दिशा में भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे हम कृषि के क्षेत्र में अच्छा काम करें, या किस तरीके से हम वहाँ पर नए टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके इस वाटर कंजप्शन को हम कम से कम करें। साथ के साथ इस पूरे आर्टिकल में जो है वो एक इंटरनेशनल स्टेबिलिटी की भी बात की गई है। इसमें बोला गया है कि हम क्या कर सकते हैं, जो यूनाइटेड नेशंस के अन्य जो देश हैं उनके साथ मिल करके क्या कर सकते हैं, वैश्विक शांति कैसे बढ़ानी है, वाटर के क्षेत्र में कैसे काम करना है, एक दूसरे से साझाकरण कर सकते हैं टेक्नोलॉजीज़ का, आइडियाज़ का। इस तरह की बात ये पूरा जो है एडिटोरियल करता है। और इसमें बताया गया है कि ये जो वर्ल्ड वाटर डे हम मना रहे हैं वो कौन से नंबर का है, तो 31 वर्ल्ड वाटर डे है ये। और इसकी थीम याद रखिएगा, थीम क्या है, थीम 2024 की थीम ये है वाटर एंड पीस। और ये क्या है, 31वां जो है आपका वर्ल्ड वाटर डे है। तो पानी जो है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही कंसर्न का इशू है। जल है तो जीवन है जो बोला जाता है। बिल्कुल एक दिन आप निर्जला उपवास करके देखिए, आपको बिल्कुल पानी की अहमियत समझ में आएगी कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। फिर ये अगला आर्टिकल है वाटर से ही रिलेटेड है कि वाटर एंड इंस्ट्रूमेंट्स टू बिल्ड वर्ल्ड पीस। इन्होंने वर्ल्ड पीस की तो बात की है, लेकिन इनके आर्टिकल में जो वर्ल्ड की बात बहुत कम है, लेकिन इंडिया से रिलेटेड आंकड़े बहुत हैं इसमें। इन्होंने बात की है कि जो यूनाइटेड नेशन है उसने 1993 से जो है वर्ल्ड वाटर डे मनाने का स्टार्ट किया है, और अभी लगभग 31 साल हो गए हैं। अभी मैंने बात भी की इस चीज़ की, लेकिन अभी भी जल संकट जो है वो क्या है, बहुत वैसा ही बना हुआ है। इंडिया से लेकर के वर्ल्ड में लगभग 17 ऐसी कंट्री हैं, 17 ऐसे देश हैं जो बहुत ज़्यादा सीवियर जल संकट से जूझ रहे हैं। सीवियर जो है
एक्सट्रीम कंडीशन है वहाँ पे जल संकट को लेकर के। तो ये पूरी बात की गई है इसमें। साथ के साथ में इंडिया के रिस्पेक्ट में बात की गई है यहाँ पर कि अलग अलग क्षेत्र में ग्राउंड वाटर लेवल की क्या कंडीशन है उसके बारे में बात की गई है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पर हो रही है। पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा जैसे कुछ राज्य हैं जिन पे पानी की सबसे ज़्यादा जो है वो दिक्कत हो रही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, और अभी आपने बेंगलुरु वाली चीज़ तो देख ही रहे हैं आप। तो ये कुछ रीजंस हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी की कमी हो रही है। साथ के साथ इसमें यह भी बताया गया है कि इंडिया में टोटल जो वाटर बॉडीज़ हैं वो कितनी है। इंडिया में टोटल वाटर बॉडीज़ लगभग 5,56,601 वाटर बॉडीज़ हैं। वाटर बॉडीज़ में आपके नदी, तालाब, झील, ये सारी चीज़ें आ जा रही हैं। तो ये जो कितने हैं, इनकी संख्या तो लगभग 5 लाख है, लेकिन इनका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितना है, इतना है कि वो 62,71,180 हेक्टेयर को क्या कर सकते हैं, ये सारे सींच सकते हैं। अभी मात्र 5 लाख, 5.5 लाख के करीब में वाटर बॉडीज़ हैं, लेकिन उनके ऊपर डिपेंडेंसी लगभग 62,71,000 हेक्टेयर ज़मीन को सींचने की है। तो ये आंकड़ों के थ्रू बात की गई है कि कितनी ज़रूरत यहाँ पर इंडिया में पानी की हो रही है और ये हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है कि हम जल ग्रहण, भूजल ग्रहण के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। तो ये पूरा आर्टिकल जो है वो आंकड़ों के थ्रू ज़्यादा बात कर रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि किन जगहों पे या किन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। साथ के साथ मैंने ये बताया 17 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो सीवियर वाटर क्राइसिस से जूझ रही हैं या जूझने वाली हैं। इसमें कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बोला गया है, जैसे कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जो कि मोदी जी चलाते हैं स्कीम। साथ के साथ में गाँव का पानी गाँव में, उसके बाद में क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस तरीके की कुछ योजनाओं की भी बात की गई है कि ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन और बहुत ज़्यादा ध्यान देने की इसमें ज़रूरत है, ये पूरा एडिटोरियल कहता है। तो हमने 2-3 एडिटोरियल्स जो थे उसको क्या किया, मर्ज करके एक साथ देख लिया। अब एक मिनिस्ट्री जो है, ये अगली जो न्यूज़ है उसमें क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने क्या किया है, टाइटन कर दिया है रूल को। किसके? बायोप्लास्टिक के। बायोप्लास्टिक क्या होता है? बायोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिसका 90% आप क्या कर सकते हैं, जैव अपघटन के थ्रू या बायोडिग्रेडेशन के थ्रू नष्ट कर सकते हैं। देखिए, आपने कहीं पे एक रिसर्च पढ़ी होगी तो शायद आपने पढ़ा होगा कि जो प्लास्टिक जैसी चीज़ें होती हैं जो कि हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, वो जब ज़मीन पे आप फेंक देते हैं, जब वो यूज़, जैसे कि ब्रश वगैरह चीज़ें हो गई, जब आप उसको ऐसे ही फेंक देते हैं तो वो डिग्रेड होने में लगभग 5,000 साल का समय लेता है। 500 से 5,000 साल तक वो प्लास्टिक एज इट इज़ बनी रहती हैं, आपके इन्वायरमेंट से नष्ट नहीं होती हैं। तो सोचिए कि कितने बड़े लेवल पे वो आपके इन्वायरमेंट को, साथ के साथ इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको भी इम्पेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए अभी क्या किया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उन्होंने जो है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के ऊपर में काम करना शुरू किया है। पिछले साल से ही उन्होंने इसके लिए जो नोटिस वगैरह निकाली थी और अभी एक रूल निकाला है 2024 का, और इसमें क्या कर दिया है, रूल्स को थोड़े टाइट कर दिए हैं। लेकिन हर साल होता है कि प्लास्टिक को बैन किया जाता है, बट ये काम जो है सही तरीके से यूज़ नहीं हो पा रहा है। देखिए, नाम क्या है उस रूल का, इंडियाज़ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2024। तो इसको याद रखिएगा, इंडियाज़ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल आया है 2024 का, जिसके तहत बायो प्लास्टिक के ऊपर क्या है और कड़ी निगरानी करने की और कड़े रेगुलेशन करने की बात की गई है। अब हम अपने एग्जाम से रिलेटेड यहाँ से कुछ फैक्ट उठा लेते हैं कि रूल्स में क्या बात की गई है। जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन रूल है, नियम है 2024 का, उसमें बात की गई है कि कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है। 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले जो प्लास्टिक और कैरी बैग हैं और 12 इंच से कम लंबाई वाले जो प्लास्टिक कैरी बैग हैं, उनको क्या किया गया है, उनके उत्पादन पे और उनकी बिक्री और उपयोग पे प्रतिबंध लगाया गया है। कितने? 100 माइक्रोन से कम मोटाई, साथ के साथ 12 इंच से कम लंबाई वाले प्लास्टिक। साथ के साथ में इसमें एक विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी की बात की है। जब मैं आई दृष्टि की क्लास ले रही थी तो मैंने EPR के बारे में बताया था कि जो भोपाल का एक जो म्यूनिसिपल का जो है परिषद है, वो क्या कर रहा है, EPR के ऊपर काम कर रहा है। ये करंट की न्यूज़ थी। EPR क्या होता है कि इसमें क्या होता है, प्लास्टिक पैकेजिंग और उत्पादक जो भी उत्पादन कर रहे हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि ये इन वेस्ट का क्या करें, स्टोर करें और उसको नष्ट करें। तो EPR का फुल फॉर्म क्या है, विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी, और ये एक्सटेंडेड जो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंग्रेजी में कहते हैं।
और ये काम क्या करता है कि जो भी उत्पादक है उस प्लास्टिक वेस्ट का, जो भी चीज़ें वो यूज़ करने के लिए बना रहे हैं, लाइक अगर कैरी बैग बना रहे हैं प्लास्टिक से, तो जिस कंपनी ने उसको बनाया है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो उसको कलेक्ट करें और फिर उसके नष्ट करने की दिशा में काम करें। तो इस पर भी क्या किया गया है, थोड़ी सी कड़ी टाइट रूल्स बनाए गए हैं इस पे ध्यान देने के लिए। साथ के साथ प्लास्टिक कचरों का प्रबंधन करने के लिए पंचायत और नगर निकायों को क्या किया गया है, बोला गया है कि आप जो करिए वहाँ पर ग्राउंड लेवल पे क्या करिए, अपने गांव वगैरह में प्लास्टिक को पृथक्करण करने की और उसका प्रसंस्करण करने की। कुछ ऐसे गांव हैं अभी भी रूरल एरियाज़ में जहाँ पर पंचायतें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और जो भी वेस्ट मटेरियल आपसे घर घर से कलेक्ट होके जाता है वहाँ पे कुछ 10-12 लोगों की टीम होती है पंचायत के लेवल पे, जो क्या करती है, इन कचड़ों को अलग अलग करती है, गीला कचरा सूखा कचरा। देखिए गवर्नमेंट जो है बहुत एडवर्टाइज़ करती है कि 2-3 हरे नीले जैसे डब्बे अलग अलग दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी जो जनता है ना वो बिल्कुल सुधरती नहीं है। बोला जाता है उसमें कि गीला कचरा आपको एक हरे डब्बे में रखना है या सूखा कचरा अलग करके रखना है। वो इसलिए बोला जाता है कि जब ये इस तरीके के प्रसंस्करण क्षेत्रों में जाता है या पंचायतों पे जाता है, तो सामने वाला जो व्यक्ति है जो ये काम कर रहा है इनको अलग करने का, उसके लिए आसानी हो, इसलिए बोला जाता है। लेकिन जो जनता है या हम आप हैं इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होते इस चीज़ों के लिए, तो हम क्या करते हैं, वैसे ही गीला कचरा सूखा कचरा क्या करते हैं, एक ही में भर के बिल्कुल दे देते हैं। जबकि क्या होना चाहिए, जैसा गवर्नमेंट ने बोला है कि अलग अलग करके रखना चाहिए। तो इसी प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए क्या है, पंचायतों और नगर पालिकाओं को, नगर निकायों को बोला गया है कि आप इसके प्रसंस्करण पृथक्करण पर ध्यान दीजिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे जागरूकता अभियान बनाना, और साथ के साथ में क्या करना, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक नियम आया था 2016 उसमें कुछ चीज़ें मेंशन की गई थी, उसी में थोड़ा सा संशोधन करके क्या कर दिया गया, 2024 में नया रूल लाया गया है। और इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो भी अभी जो चीज़ें ये प्लास्टिक से रिलेटेड हैं, जो कि अभी अनदेखी की जा रही है जनता के द्वारा, उसको क्या किया जाए और थोड़ा सा रेगुलेट किया जाए। तो ये पूरी न्यूज़ है, मैंने बात कर ली कि क्या है पूरी न्यूज़, साथ के साथ मैंने बात कर ली आपके जो क्या नियम आए हैं वो। और इसका पूरा नियंत्रण करने का काम किसका है, सीपीसीबी जो कंट्रोल बोर्ड है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है आपकी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वो इस तरीके के काम देखती है। और वो क्या कर रही है, एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल भी उन्होंने स्थापित करने के लिए बोला है कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिसके थ्रू हम क्या कर सके, जागरूकता फैला सके, साथ के साथ में हम इसके प्रबंधन की दिशा में और काम कर सके, सो दैट जो भी हम नए रूल्स ला रहे हैं या जो भी हम एक्ट वगैरह बना रहे हैं वो बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो। ये सारा चीज़ देखने का काम क्या है, सीपीसीबी कर रही है और इस दिशा में प्रयास कर रही है। अब भारत के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं कि क्या स्थिति है। तो भारत में सालाना लगभग 3.4 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हो रहा है। देखिए नंबर, अगर आप इस तरीके से याद रखते हैं लगभग 3.4 मिलियन टन क्या है, प्लास्टिक कचरा जो है वो भारत में उत्पादन हो रहा है या उत्पन्न हो रहा है। और ये जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का जो लक्ष्य रखा गया है 2024 तक का, कि भारत 100 शहरों में उनके प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को क्या करने वाला है, कम करेगा। जो यूएन की जो विकास कार्यक्रम है ना, उन्होंने ये बात बोला है कि 2024 तक भारत के 100 शहरों में क्या होगा, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को लगभग 3 गुना करना है। ये भारत ने लिया हुआ है प्लेज, और उसकी दिशा में इसको काम करना है कि हम अभी जिस लेवल पे काम हो रहा है उसके 3x पे, यानी कि 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से हम प्लास्टिक वेस्ट के मैनेजमेंट पे काम करेंगे। तो ये हमारी कुछ रिपोर्ट्स हैं भारत के रिस्पेक्ट में, जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैंने डिस्कस की। तो आई होप आपको पूरा मुद्दा समझ में आया होगा। अब चलते हैं, आज न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, जो भी मेन इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स वगैरह थे मैंने उसको बहुत अच्छे से इन डिटेल चर्चा की है। अब हम थोड़ा सा ऊपर से न्यूज़ देख लेते हैं कि ये जो चीज़ है, मैंने कल ही बताया था आपको कि जो एक फैक्ट चेक यूनिट लाई जा रही है उसमें ये बात की गई थी कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला मामला है वो क्या है, कहीं ना कहीं उसकी हानि होगी। आर्टिकल 19(1) जो कहता है, उसका एक क्लॉज क्या कहता है कि जो इस तरीके की फैक्ट चेक यूनिट आ रही है वो क्या है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि उनके खिलाफ जो भी ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड होगा उसको क्या करेगी, गवर्नमेंट चेक करेगी कि वो सही है या नहीं है, और फिर उसको क्या करेगी, अगर सही लगेगी तो वो तो ठीक है, और नहीं अगर सही लगेगी तो वो चीज़ों को, वो उस न्यूज़ को, उस डाटा को वहीं पर वो रिस्ट्रिक्ट कर देगी। तो ये जो एक कॉमेडियन है,
कुणाल कालरा नाम है आई थिंक इनका। तो इन्होंने क्या किया था, एक प्ली डाली थी इसके अगेंस्ट में, और इन्होंने बोला था कि इस तरीके से तो इंसान की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। मतलब कोई आदमी खुल के बोल ही नहीं पाएगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस तरीके के रूल आएंगे, हम कुछ भी अगर अपना ओपिनियन रखेंगे उसका फैक्ट चेक किया जाएगा और फिर क्या किया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। तो जनता तक बात पहुँच ही नहीं पाएगी जो भी चीज़ें हैं। तो इन कॉमेडियन की बात को, ये कुणाल कामरा जी हैं, इनके ये पिटिशनर थे इसके अगेंस्ट में, तो उसको सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्यों सरकार को ये ज़रूरत है कि केवल और केवल सरकारी मामलों में ही इस तरीके की फैक्ट चेक यूनिट बनाई जाए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक स्टे लगाने की बात की है और बोला है कि ध्यान देना है आपको इस चीज़ पर। एक डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड है 2021 का, उसके थ्रू इन्होंने क्या किया था, इन सारी चीज़ों को बैन करने की बात की थी। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि केवल और केवल ये मामला केंद्र सरकार की पॉलिसी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो सभी प्रकार के डाटा को क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, बिल्कुल सोच समझ के ये चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सेपरेशन हो जाए चीज़ों का और क्या हो, आदमी अपनी आवाज़ को रख ही ना पाए, अपनी बात को रख ही ना पाए। तो ये थोड़ा सा मुद्दा था जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए टॉपिक है ग्रेट इंडियन बस्टर्स। ये आपके जीएस पेपर 3 में इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और ये आज से नहीं 5-10 सालों से चर्चा में है। देखिए इशू क्या है इनका मेजर, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े हैं। अभी इनके IUCN स्टेटस की भी हम बात करेंगे, और ये जो हैं इकोलॉजिकली बहुत हमारे लिए महत्व रखते हैं। लेकिन जो राजस्थान और गुजरात जैसे क्षेत्रों में ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इंडिया में ये कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान और गुजरात जैसे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। पाकिस्तान वाले एरिया में भी पाए जाते हैं। पाकिस्तान वाले लोग तो इनका शिकार करके फ़ोटो खींच के डालते हैं कि अरे देखो हमने कितना बड़ा काम कर दिया, हमने इनका शिकार कर दिया। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। और राजस्थान और गुजरात में इनकी संख्या कम कैसे हो रही है कि जो हाई टेंशन वायर लगे होते हैं बिजली के, उन हाई टेंशन वायर से क्या होते हैं, ये टकरा जाते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी को ये पकड़ नहीं पाते हैं और इनको दिखाई नहीं देता है। कम दिखने की वजह से या क्या होता है, ये इन हाई टेंशन पावर, जो बिजली की बड़ी बड़ी तारें घूम रही होती हैं मोटी मोटी, उनसे क्या होते हैं, ये चिपक जाते हैं। करंट लगने की वजह से इनकी डेथ हो जा रही है और इनकी संख्या में क्या हो रही है, गिरावट आ रही है। तो ये बहुत टाइम से ये मामला चल रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इसके लिए एक पैनल को बिठाया है। पैनल में बहुत सारे लोग हैं, नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा आपके लिए क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का इशू। इसको क्या है कि इसमें ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप क्यों नहीं इन जो बिजली की तारें हैं उसको आप अंडरग्राउंड कर देते हैं। तो इससे रिलेटेड जो राजस्थान और गुजरात के जो राज्य हैं, वो सरकारें जो हैं वो कहती हैं कि ये इतना पॉसिबल भी नहीं है जितना आसान लग रहा है। ज़मीन के अंदर से पूरी बिजली की तार गुजारने में हमको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे, बहुत सारा पैसा खर्च होगा, बहुत सारा टाइम लगेगा, ये बहुत ही जल्दी नहीं होने वाला है। तो ये पूरा मुद्दा है। इससे रिलेटेड आज एक न्यूज़ आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक पैनल बनाया है, एक्सपर्ट कमेटी की पैनल बनाई है, जो कि इनके ऊपर रिसर्च करेगा कि कैसे इनको हम बचा सकते हैं। तो पावर कंपनीज जो है या और जो भी स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ साथ इनको कैसे हम एक मीडिएशन लेके चल सकते हैं कि ये ख़त्म भी ना हो, साथ के साथ जो भी गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट्स के भी इश्यूज़ हैं वो भी सॉल्व हो जाएं। तो उसके लिए एक पैनल बनाया गया है। तो ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कैसे बनता है, प्रीवियस ईयर पेपर में आपने देखा होगा कि इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्स कहाँ कहाँ देखे जाते हैं, ये एक बड़ा स्थलीय पक्षी है जो कि भारत में और पाकिस्तान में मिलता है, मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में ही बताया। और इनमें क्या है, इनकी बहुत सारे नाम भी हैं, जैसे कि मालघोक, यरमुट, घोराड़, गोदावन, तुकदार, सोहन, ये सारे क्या हैं, इनके कुछ प्रसिद्ध नाम हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि अगर इस तरीके से कभी पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज ना हो जाए। आप इसको क्या कहते हैं, भारत में जनरली ये गोदावन नाम चलता है, तो गोदावन पक्षी के रूप में इनको जाना जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। और इनका क्या है, IUCN कंडीशन अभी क्या है कि ये लुप्तप्राय हो चुके हैं। भारत में ये गंभीर रूप से क्या है, लुप्तप्राय हैं। तो इसको क्रिटिकली एक्सटिंक्ट है ये, इसको ध्यान में रखिएगा। IUCN का स्टेटस क्या है फिलहाल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए कि ये क्रिटिकली एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा है। आपके क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, यहीं से बनते हैं। गुजरात और राजस्थान से रिलेटेड है ये। मेजरली कहाँ पर ये पाए जाते हैं, राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। राजस्थान का तो राज्य पक्षी भी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और इनका साइंटिफिक नाम क्या है, आर्डियोटीरा नाइप्रिस
प्रिसप्स। तो इसका नाम साइंटिफिक नेम याद रखिएगा। बाकी आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो उसके IUCN स्टेटस से रिलेटेड बनते हैं, साथ के साथ है कौन से राज्यों में वो ज़्यादा पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हम देख लिए। उसके बाद हम थोड़ा सा और भी न्यूज़ देख लेते हैं अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड कि जो जून में मिनिस्ट्री ऑफ जो पर्यावरण मंत्रालय है उनने क्या किया था, राजस्थान सरकार और भारतीय वन्य जीव संस्थान ने मिल करके डेजर्ट नेशनल पार्क में क्या किया था, इनके संरक्षण के लिए एक प्रजनन केंद्र स्थापित किया था। तो ये ध्यान में रखिएगा कि किन दो संगठनों या संस्थाओं के बीच में, जो राजस्थान की सरकार है साथ के साथ जो भारत की पर्यावरण मिनिस्ट्री के अंदर अगर आने वाली जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है उसने मिलकर के क्या किया था, एक संरक्षण केंद्र या प्रजनन केंद्र बनाया था। कहाँ पर, राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। आवास का नुकसान इनको क्या है, ये मोस्टली जो रहते हैं वो शुष्क घास वाले मैदान में रहते हैं। तो क्या होता है कि घास की कमी होने की वजह से भी और कृषि कार्यों के लिए जब ज़मीन को साफ कर दिया जाता है तो भी इनके साथ में क्या होता है, आवास की जो है वो समस्या उत्पन्न हो जाती है। साथ के साथ इनका बहुत बड़े लेवल पे शिकार भी होता है, अवैध शिकार होता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पाकिस्तान में क्या है, इनको मार करके दिखाया जाता है कि अरे देखो हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को मार दिया। तो इनका अवैध रूप से शिकार होता है, ये एक इनका इशू है। साथ के साथ अभी जो हमारे इंडिया में मुद्दा चल रहा है वो क्या चल रहा है कि ये बिजली की तारों से जो टकरा जाते हैं उससे रिलेटेड ये इंडिया में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। तो ये था कुछ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड न्यूज। अब ये एक चीज़ है जिसको हम कल डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल से। ये कर्नाटका के गवर्नमेंट के गवर्नर के और साथ के साथ कर्नाटका की जो सरकार है उसके बीच में एक टसल है। कल सैटरडे है तो कल बहुत सारे आर्टिकल्स नहीं आते हैं, तो कल हम क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे कि क्या है ये बिल, क्या है इसके पहले के प्रोविजंस, और साथ के साथ में ये डिस्कस करेंगे कि क्यों अभी फ़िलहाल उसमें चेंजेस करने के लिए गवर्नमेंट और मुख्यमंत्री के बीच में टसल चल रहा है। अब अगली जो न्यूज़ है वो भोजशाला, जैसे मैंने कि बताया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ भोजशाला कॉम्प्लेक्स टू बिगिन टुडे। आज से जो है भोजशाला जो कॉम्प्लेक्स है उसका आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे है वो चालू हो जाएगा। मतलब कि अब वहाँ पर खुदाई की जाएगी और देखा जाएगा कि वहाँ पे पहले मंदिर था कि वहाँ पर मस्जिद था। सेम जो ज्ञानवापी वाला जो एरिया जो अभी मुद्दा में चल रहा है, बिल्कुल वही वैसा ही एक मामला आया है यहाँ पर। तो हम देख लेते हैं। हमने ये तो जान लिया कि ये आज से शुरू हो रहा है, अभी टाइम टाइम पे अगर ये चर्चा में रहेगा, अगर किसी मीडिया ने इसको इतनी प्रेफरेंस दी तब। लेकिन हमारे लिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये भोजशाला का हिस्ट्री क्या है। तो भोजशाला की हिस्ट्री हमारे लिए क्वेश्चन बन सकता है, इसको हम देख लेते हैं। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भोजशाला क्या है, इसका जो नाम है उसको तोड़ेंगे अगर तो इसका मतलब होता है भोज का कमरा। ठीक है, और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के धार शहर में स्थित है। साथ के साथ एक ऐतिहासिक इमारत है। और इसकी कब हुई है स्थापना, तो मध्यकालीन जो समय था, मिडाइवल हिस्ट्री का टाइम था, उस समय में हुई है। और ये तब किस लिए प्रसिद्ध था, तो राजा की शिक्षा और कला के काम के लिए राजा ने इसको संरक्षण दिया हुआ था। तो MP का ये भोजशाला क्षेत्र ध्यान में रखिएगा, जो है मध्यकालीन भारत से ये रिलेटेड है। साथ के साथ किसने, तो परमार वंश के जो राजा हैं उन लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा संरक्षण दिया था। तो आपसे PT में इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि किसने इसको संरक्षण दिया है, तो परमार वंश के राजा हैं, उन्होंने इस भोजशाला को संरक्षण दिया था। यहाँ पर क्या चलती थी, एक तरफ तो मंदिर है यहाँ पर जहाँ पर पूजा पाठ चलती है, और दूसरी तरफ मस्जिद है जहाँ पर शुक्रवार के दिन में नमाज अदा की जाती है। ठीक है, और मस्जिद का नाम क्या है, कमाल मौला मस्जिद। तो ये पूरा क्षेत्र जो है वो इसके नाम से जाना जाता है। और जो प्राचीन काल में ये एक संस्कृत पाठशाला भी हुआ करती थी, तो भोजशाला इसको बोला जाता था। अब अगर परमार वंश के राजाओं ने बनाया है तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि यहाँ से भी कुछ हिंदू रिलीजन से रिलेटेड लिंक निकल के आ जाए और फिर ज्ञानवापी जैसा कुछ मुद्दा हो जाए। तो अब देखते हैं इसके बारे में। फिलहाल आज से इसका सर्वे चालू होगा। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने परमार वंश से जान लिया। अब ये जान लेते हैं कि ये बना कब था। तो ये दोनों संरचनाएं जो हैं वो 12वीं शताब्दी के आसपास की हैं, जो ये संस्कृत पाठशाला है और जो ये मस्जिद है, 12वीं शताब्दी के आसपास ये बनाई गई हैं। और इसमें क्या है, एक तो है भोजशाला में बहुत बड़ा कक्ष, साथ के साथ बहुत सारे छोटे छोटे कमरे और स्तंभ वगैरह हैं।
विवाद में ये कब से, अभी से नहीं रहा है, 20वीं शताब्दी से ही ये विवाद में रहा है। तो देखते हैं कि अब फिलहाल क्या होता है। इसकी वजह से 1984 में दोनों समुदायों के बीच, हिंदू और मुस्लिम के बीच में हिंसा भी हो चुकी है। कुछ 2011 में ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने बात की थी कि इसका क्या करना है, हमें ऐतिहासिक चीज़ें निकालनी है, इसकी जड़ें खोदनी है। तो ये मुद्दा आज का नहीं है, बहुत पुराना है, लगभग 1984 से क्या चल रहा है, ये दोनों के बीच में टसल चल रहा है। अब हम जान लेते हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो जो खनन का काम शुरू करने वाली है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि आपसे यहाँ से संस्थाओं से प्रश्न बिल्कुल बनते हैं, प्रीलिम्स में आपके बनेंगे। तो देख लेते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे, इसको क्या कहते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का संस्थान है जो क्या करता है, पुरातात्विक खोज करता है, संरक्षण करता है पर्यटन स्थलों वगैरह के बारे में, और उनके संवर्धन की भी बात करता है, ऐतिहासिक स्थलों की खोज वोज करता है, उनके संवर्धन की बात करता है। अब कुछ हिस्ट्री जानेंगे। तो एएसआई की स्थापना कब हुई थी, 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या किया गया था, इनके एक बिठाया गया था इनको, और ये पहले पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे। फिर बाद में आगे चल के कर्जन ने भी बहुत सारे काम किए इससे रिलेटेड। तो ये थी आज की न्यूज़। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आज बहुत ही कुछ इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ थे। सबसे बाद में मैं शुरू में भी कहती हूँ और लास्ट में भी कि सब्सक्राइब करिए प्लीज़, हम इतना आपके लिए एफर्ट लगा रहे हैं। अब तो क्लास और मॉर्निंग में आने वाली है, मतलब कि डबल मेहनत हमारे लिए, बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ के सारी चीज़ें आपके लिए लानी पड़ती हैं। तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी हमारा थोड़ा सहयोग देना बनता है। फिलहाल आज की जो पूरी न्यूज़ थी, आई होप आपको पसंद आई होगी, और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।